मैं एक ऐसी प्रलय के बाद वाली गेम में पहुंच गया जहां से सिर्फ एक ही विजेता निकल सकता था, जहां दूसरे खिलाड़ी अलग अलग तरह की अलौकिक शक्तियां पाने की होड़ में लगे थे, वहीं मैंने अकेले अनंत प्रतिभा का वरदान चुना। सबने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि उन्हें लगा कि तबाही की कगार पर खड़ी इस दुनिया में यह सबसे बेकार काबिलियत है, लेकिन वे एक सच नहीं समझ पाए। असली खतरा ज़ॉम्बी नहीं थे। अब कृपया अपनी शुरुआती चीजें चुनें। मैंने शेल्फ पर रखी चीजों पर सरसरी नजर डाली। उनमें ज्यादातर अलग अलग तरह की अलौकिक शक्तियां थीं। खिलाड़ी उन्हें लपने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे, इस डर से कि अगर एक पल की भी देर हुई तो उनकी मनचाही शक्ति कोई और छीन लेगा। बिजली, ब्लेड, टेलीपोर्टेशन और हीलिंग जैसी शक्तियां तेजी से कम हो रही थीं। मैंने स्क्रॉल करके आखिरी पेज खोला, जहां सबसे नीचे वाली शेल्फ पर मुझे एक सोने का सिक्का दिखा, जिस पर अनंत कुछ ऐसे भी थे जो बस में एक साथ मारे गए। क्लास मॉनिटर चोई यंग, सीओ ने माइंड कंट्रोल को चुना। तुम तो एकदम पैसे के पीछे भागने वाले इंसान हो। हम तो पहले ही प्रलय के दौर से गुजर रहे हैं, अब पैसे का क्या फायदा। इससे पहले कि मैं कुछ समझाने के लिए अपना मुंह भी खोल पाता, उसकी नजर एक बार फिर हट गई। इस बार मुझे इंसानों से और यहाँ तक कि ज़ॉम्बी से भी प्यार मिल सकता है। सच्चा प्यार ही मेरी ढाल है। मैं मर नहीं सकता। जब सारी चीजें पूरी तरह से बांट ली गईं, तो सिस्टम की आवाज एक बार फिर गूंज। आपके पास अपनी अलौकिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने और खुद को तैयार करने के लिए 1 साल का समय है। प्रलय की शुरुआत 1 साल बाद होगी। कृपया ध्यान दें, इस खेल का केवल एक ही विजेता होगा। केवल वही खिलाड़ी पुरस्कार का दावा करने का हकदार होगा जो अंत तक जीवित रहेगा। ये शब्द सुनकर सबके चेहरे के हाव भाव बदल गए। इस खेल में कोई दोस्त नहीं होता, हर कोई दुश्मन है। मैं तेजी से वहां से निकल गया और अपनी प्रलय के बाद जिंदा रहने की योजना पर काम शुरू कर दिया। दुनिया का नक्शा खंगालते हुए मैंने तब तक लगातार खोजबीन की, जब तक मुझे आखिरकार प्रशांत महासागर के ठीक बीच में एक छोटा सा द्वीप नहीं मिल गया। यह एक मध्यम आकार का द्वीप था, जमीन का एक अकेला टुकड़ा जिसकी भूवैज्ञानिक बनावट स्थिर थी। मैंने इसका नाम फ्यूचर आइलैंड रखा। मैंने ऐलान किया कि मैं एक टूरिज्म वेंचर शुरू कर रहा हूँ। 10 बड़े क्रूज जहाज खरीदे और कई एनपीसीज के साथ कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट साइन किए। मैंने एनपीसी एग्जीक्यूटिव्स के साथ जो एग्रीमेंट साइन किए, उनमें सख्त नॉन डिस्क्लोजर क्लॉजे शामिल थे। यहाँ तक कि उन्हें भी फ्यूचर आइलैंड की सही जगह के बारे में पता नहीं था। मजदूर दिन रात काम करते रहे। फ्यूचर आइलैंड की सही जगह, विरोध का असली गढ़ जमीन के नीचे है। यह जमीन के नीचे बना किला न्यूक्लियर हमलों और बायोकेमिकल हमलों दोनों का सामना करने में सक्षम है। यहाँ तक कि ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स या ऐसी ही किसी बड़ी तबाही की स्थिति में भी इसकी 5 मीटर मोटी स्टील की दीवारें अभेद्य बनी रहेंगी। ऊर्जा की आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए मैंने पूरे द्वीप पर पवन, ज्वारीय और न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन प्रणालियां लगाई हैं। इसके अलावा मैंने बहुत इस्तेमाल के लिए और भी कई कंपार्टमेंट उपलब्ध हैं और हर कंपार्टमेंट का अपना एक खास मकसद है। इनमें से 3 कंपार्टमेंट में खेती की सबसे नई ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सब्जियां उगाने के साथ साथ मछलियां और मुर्गियां भी पाली जा सकती हैं। 2 और कंपार्टमेंट में इतना सामान भरा है जिसमें दवाएं, खाना और पानी शामिल हैं कि मैं 10 साल तक आराम से गुजारा कर सकूं। बाकी बचे कंपार्टमेंट में अलग अलग तरह की। मैंने उन पर खूब पैसा बरसाया और वे तुरंत चुप हो गए, सिर्फ पैसे की खातिर और भी ज्यादा मेहनत और लगन से काम करने लगे। मैंने अपनी दौलत बेहिचक लुटा दी। वह कभी खत्म न होने वाली थी। उसे पूरी तरह खर्च कर पाना नामुमकिन था। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका गया और वहां से भारी हथियारों का एक विशाल जखीरा खरीदा, जिसमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट और हल्के दर्जे की रोबोटिक यूनिट्स भी शामिल थीं। असल में क्योंकि मैंने रोजाना मुझे ड्राइविंग, सबमरीन चलाने और हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए 2 इंस्ट्रक्टर रखे। जिन खिलाड़ियों के पास सुपरनैचुरल शक्तियां थीं, उन्हें आइलैंड में घुसने से रोकने के लिए मैंने आइलैंड के चारों ओर कई नकली चट्टानें बनवाई। कोई भी बड़ा जहाज जो आइलैंड के पास आने की कोशिश करता, वह इन चट्टानों से टकराकर डूब जाता। किनारे के और करीब मैंने आइलैंड को चारों ओर से घेरने के लिए एक बिजली की बाड़ लगाई। इसके अलावा पूरे द्वीप पर मैं ही आखिरी व्यक्ति बचा था। मैंने अपनी सारी दौलत एक स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी खरीदने में लगा दी और अपने नेटवर्क की स्थिरता पक्की करने के लिए पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे सभी 122 सैटेलाइट्स को अपने नियंत्रण में ले लिया। उस साल के दौरान
मैंने पूरी दुनिया की हर एयरलाइन और शिपिंग कंपनी को खरीद लिया। फिर आखिरी हफ्ते में मैंने एक आदेश जारी किया कि दुनिया में मौजूद हर एक हवाई जहाज और जहाज को एक एक करके पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जो इत्तेफाक से उनका प्रतिस्पर्धी भी था, गेम के चैट इंटरफेस। क्या आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं? सिर्फ वही एक था जिसने मुझे इन्फिनिट वेल्थ चुनते हुए देखा था, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक हफ्ते बाद प्रलय आ गई। जिन खिलाड़ियों ने अपनी अलौकिक शक्तियों को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, वे अब कुछ कर दिखाने के लिए बेताब थे। महल की दीवारों पर 300 खिलाड़ियों, कृपया ध्यान दें, प्रलय शुरू हो चुका है। यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक केवल एक खिलाड़ी शेष न रह जाए। किसी ने यह नहीं सोचा था कि प्रलय एक मूसलाधार, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली बारिश के रूप में आएगी। उत्तर से दक्षिण तक लंबे समय तक और जोरदार हुई बारिश ने भयंकर बाढ़ ला दी। एक ऐसी प्रलय जो प्राचीन काल की पौराणिक महाविपत्तियों जितनी ही भयानक थी। फ्यूचर आइलैंड को भी इस बारिश का सामना करना पड़ा। फिर भी द्वीप के बहुत छोटा होने के कारण तूफानी बादल महज 2 दिन। आखिर हमारी शक्तियों का फायदा ही क्या है? बिल्कुल, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मत। क्या मैंने कभी कहा था कि दुनिया का अंत पक्का किसी ज़ॉम्बी वायरस की वजह? मेरे अलावा बाकी सब चुप हो गए। हम में से कोई भी इस दुनिया में अपने साथ कोई संपत्ति लेकर नहीं आया था। पिछले पूरे साल वे अपनी अलौकिक शक्तियों को निखारने में लगे रहे और साथ ही पैसे कमाने के लिए भी जी तोड़ मेहनत करते रहे। इसमें शामिल भारी मुश्किलों के अलावा वे जो भी सामान जमा कर पाए थे वह भी बहुत ही सीमित था। केवल कुछ ही खिलाड़ी जिन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गैर कानूनी कामों में हाथ आजमा। मैं चुपके से सड़क के उस पार वाली बिल्डिंग से जुड़ी जानकारी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। अभी एक खिलाड़ी आग का इस्तेमाल करके यह कोई कॉस्प्ले नहीं है, वह सचमुच एक महाशक्ति संपन्न व्यक्ति है। वह हमारे रिहायशी कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था और अभी वह आग का इस्तेमाल करके एक अलौकिक शक्तियों वाले एक खिलाड़ी के तौर पर मैंने अनजाने में ही एनपीसीज को सचेत कर दिया। स्वॉट अधिकारियों का एक बड़ा दस्ता खो। दोस्तों, यह पहली बार है जब मैंने अपनी आंखों से कोई गोलीबारी देखी है। उस सिक्योरिटी गार्ड की मारक क्षमता तो बिल्कुल ही जबरदस्त है। उसने स्वॉट अधिकारियों ने इमारत पर धावा बोल दिया। गोलियों की बौछार तेज हो गई। आग की तपिश से कांच के अनगिनत शीशे टूटकर बिखर गए और एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे। अचानक सबसे ऊपरी मंजिल से कोई तेजी से नीचे की ओर गिरा और नीचे जमा बाढ़ के पानी में जा समाया। कुछ ही देर में गेम के इंटरफेस पर एक खिलाड़ी का नाम धुंधला ग्रे पड़ गया। चलो एक गट देखो, हम क्लासमेट हैं और हमारे आईडी नंबर भी एक के बाद एक आते हैं। अगर हम हाथ मिला लें तो हम पक्का आखिर तक पहुंच जाएंगे। तुम मुझे साफ साफ देख सकते हो, तो बस कुछ तो बोलो। मेरी दिमागी हेर फेर करने की ताकतें बहुत जबरदस्त हैं और चूंकि तुम्हारे पास अपनी कोई ताकत नहीं है, इसलिए जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें दूसरे खिलाड़ियों से निपटने में मदद कर सकता। मैं उसे लगातार नजरअंदाज करता रहा, फिर भी मैंने उसके साथ एक गठबंधन बना लिया। हम तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि हम दोनों ही बाकी नहीं रह गए। फिर उसने अपनी माइंड कंट्रोल, मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति का इस्तेमाल करके मुझे हरा दिया और अकेला विजेता बनकर उभरा। मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या उसने मेरी बुद्धिमत्ता को कम आंका या फिर उसने बस अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक लिया। पानी की इससे आला अधिकारी घबरा गए और उन्होंने अलौकिक शक्तियों वाले लोगों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अलौकिक शक्तियों के साथ दुनिया पूरी तरह से अलग लग रही थी। मैं अपने दिन द्वीप पर घूमते हुए, धूप सेंकते हुए, फसलों को देखते हुए और पनडुब्बियों व विमानों का मुआयना करते हुए बिताता था। फ्यूचर आइलैंड असल में एक खुला जन्नत जैसा था जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता था। हालांकि यह सुखद जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। आखिरकार मुझे धोखा मिला। वर्ल्ड चैट पर किसी ने गुमनाम रूप से एक संदेश पोस्ट किया। प्लेयर 99 दुनिया का सबसे अमीर इंसान है और उसने प्रलय हर कोई जिंदा रह सकता है। लंबे समय से शांत पड़ा वर्ल्ड चैट पल भर में ही संदेशों से भर गया। मैंने यह खबर पहले ही देख ली थी। हमें ठीक ठीक पता नहीं था कि वह कौन था, लेकिन बाद में पता चला कि वह नंबर 99 था। आखिरकार नंबर 99 सामने आया और बोला, तुम अकेले ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, जबकि हमें से सैकड़ों लोग तकलीफ झेल रहे हैं। यह बेहद क्रूर और अमानवीय है। बिल्कुल सही, ऐसे खिलाड़ियों को खत्म कर देना चाहिए। अगर हम नंबर 99 को ढूंढ पाए तो हम बच जाएंगे। मैंने अपनी कलाई घुमाई
और पूरे महल में एक संदेश भेजा, सभी लोग, मैं नंबर 99 हूँ, तुम्हें एक पनाह चाहिए जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन कहने को ताबूत मत बेचो, अगर तुमने हमें नहीं बताया तो हम जरूर तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, तुम्हें मार डालूंगा। मैं हंसा और टाइप करना, लेकिन मैंने सिर्फ 4 जगहों पर ही शेल्टर बनाए हैं, चीन, यूएस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा हर शेल्टर में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 लोग ही रह सकते हैं। मैंने दुनिया के नक्शे पर इन 4 जगहों को मार्क कर दिया है, क्योंकि आप लोग 200 से भी ज्यादा हैं, इसीलिए सभी को जगह देना मुमकिन ही नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं शेल्टर के एक्सेस कोड पहले जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, सभी खिलाड़ी खुशी से चिल्ला उठे। रात ही रात में कुछ खिलाड़ी पहले ही शेल्टर तक पहुंच चुके थे। उनमें से ज्यादातर में तेजी से चलने की काबिलियत थी। शेल्टर ऊंची जमीन पर बना था, जिस पर बाढ़ का कोई असर नहीं पड़ा था। जब उन्होंने शेल्टर के दरवाजे खोले तो ऐसा लगा जैसे जन्नत में आ गए हों। खिलाड़ी 58 ने गर्व से वर्ल्ड कोर्ट पर एक लाइव स्ट्रीम शुरू की और इस बात पर हैरानी जताई कि शेल्टर कितनी अच्छी तरह से बनाया गया था। पैसा सच में खुशी खरीद सकता है। रेड वाइन की चुस्कियां लेते हुए मेज पर सजी थी बेहतरीन आश्रय स्थल में पहले से ही 12 लोग मौजूद हैं। सभी ने सर्वसम्मति से चीन में आश्रय स्थलों को बंद करने का निर्णय लिया है। संसाधन सीमित हैं। बाकी खिलाड़ी अभी भी रास्ते में थे। लाइव स्ट्रीम देखते ही वे गुस्से से आग बबूला हो गए और गालियों की बौछार कर दी। शेल्टर के बाहर खिलाड़ियों का आना लगातार जारी था। बाढ़ के पानी में डूबने या खाने की कमी से भूख से मरने के बजाय उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस आखिरी सहारे को थाम लिया। जिंदा रहने की जबरदस्त चाहत से प्रेरित होकर उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और अंदर मौजूद लोगों से दरवाजे खोलने और उन्हें ठीक उसी समय जब अंदर मौजूद खिलाड़ी अपनी जीत पर इतरा रहे थे, इसमें 20 लोगों के रहने की जगह होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें 8 और लोग आने वाले हैं। मेरे पास एक पासवर्ड भी है, अगर वे मुख्य दरवाजा बंद भी कर दें तो भी हम अंदर जा सकते हैं। छिपा हुआ दरवाजा दक्षिण पूर्वी कोने में दीवार के निचले हिस्से में एक नक्काशीदार ईंट पर। बाहर खड़े खिलाड़ी उभरी हुई ईंटों को घुमाते हुए छिपे हुए दरवाजे की ओर दौड़े और सचमुच प्राचीन शहर की दीवार पर एक छिपा हुआ दरवाजा प्रकट हो गया। खिलाड़ी 8 उपलब्ध स्थानों के लिए होड़ करते हुए आगे बढ़े, कहीं वे चूक न जाएं। एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की जो धीमी गति से चल रही थी, अचानक अपनी बाहों से अनगिनत लताएं उगाकर आगे वाले समूह की ओर बेतहाशा दौड़ी और तुरंत कई खिलाड़ियों को ठोकर मार दी। तलवार चलाने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ियों एक तेज बैकहैंड वॉर के साथ एक धारदार ब्लेड ने बेलों से लैस खिलाड़ी की गर्दन काट दी। एक के बाद एक खिलाड़ी उस रिफ्यूज वाटर ड्रैगन के सामने ढेर होते चले गए। जिंदा रहने की जिद ने उन्हें अपना आखिरी नकाब भी उतार फेंकने पर मजबूर कर दिया। तब जाकर यह बात सामने आई कि सिस्टम द्वारा देखा, हमने कोई गठबंधन भी नहीं बनाया, फिर भी हम इतनी अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। हम तो पैदाइशी सहयोगी लगते हैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? क्या तुम ही वह नहीं थे जिसने मेरी पहचान जाहिर कर दी थी और मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया था? अरे, इतना मुकाबला कम करने के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब हम बातें कर रहे थे तब तक शेल्टर पहले ही भर चुका था। दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और बाहर खून बह रहा था। जो लोग अंदर नहीं जा पाए थे वे अब भी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि अंदर मौजूद खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। इस बात से यह समय के बारे में है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं? कोई यिंगरुई ने दहशत भरी नजरों से स्क्रीन को घूरा। शेल्टर्स के भीतर दबाए गए 1000 टन विस्फोटक फट चुके थे, जिससे चारों शेल्टर्स चकनाचूर हो गए। इन धमाकों की वजह से खिलाड़ियों की संख्या 116 कम हो गई थी और अब सिर्फ 91 लोग ही जिंदा बचे थे। काफी देर तक मैं आपसे मिलना चाहता था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, वरना शेल्टर में इतने सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा करना। दुनिया का वह खिलाड़ी जिसके हवाई जहाज का इस्तेमाल किए बिना नाव से वेलाई आइलैंड पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना थी, अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं पिछले 1 साल से उन सभी को खत्म करने की योजना बना रहा हूँ। वे सभी शेल्टर ही उनकी कब्र। सबसे ज्यादा विरोधियों वाले खिलाड़ी बनने पर आपको बधाई। आपको एक अतिरिक्त इनाम मिलेगा। हम आपके शानदार प्रदर्शन का बेसब्र। जब मैंने यह इनाम देखा तो मैं हां से बिना नहीं रह सका। देखा, इस प्रलय में कमजोर हमेशा ताकतवर पर भारी पड़ते हैं। 4 महीने बाद बाढ़ का पानी उतर गया और डूबी हुई जमीन फिर से दिखाई देने लगी। सूरज फिर से निकला और उस जीवंत नजारे पर अपनी रोशनी बिखेरने लगा। सब 101वें खिलाड़ी को बधाई।
जिन्होंने पहला लेवल अपोकैलिप्टिक फ्लड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब बारी है दूसरे लेवल की अपोकैलिप्टिक। किसी ने तुरंत ही हिम्मत हारते हुए कहा, क्या पिछली बार तुमने यह नहीं? वापस जाओ और ध्यान से देखो। मैंने कभी नहीं कहा कि प्रलय में ज़ॉम्बी नहीं होंगे। क्या यह बेहतर नहीं होता अगर ज़ॉम्बी होते? आखिरकार वह समय आ ही, बस यही बात थी। हम तो बस कटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार अब पासा पलटने की। बेवकूफों का झुंड। ठीक तभी आपकी खास क्षमताओं के बिना आप ज़ॉम्बी और आखिरी दौर के बचे हुए लोगों के बीच बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाते। अगर आप मेरे साथ कुछ सामान शेयर करें और मुझे अपनी लोकेशन बताएं, तो मैं आकर आपकी रक्षा कर सकता हूँ। मेरी क्षमताओं को कम मत आंकिए। बाढ़ के बेशक मुझे पता है कि वह कैसे बच पाया। उसने लोगों का प्यार पाने की अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके अपने पड़ोसियों से सामान ठग लिया। जब बचाव दल पहुंचा तो वह सबसे पहले बचाया जाने वाला व्यक्ति था। उसने रास्ते भर लोगों का प्यार पाने की अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किया, दूसरों की देखभाल और लाड प्यार का मजा लिया और बड़े आराम से दूसरों के बचने का मौका छीन लिया। माफ करना, मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा प्रशांत द्वीप देशों और अंटार्कटिका तक पहुंचने के रास्ते कट जाने और अभी अभी बाढ़ का सामना करने के बाद अब उन्हें ज़ॉम्बी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन देशों की सामाजिक व्यवस्थाएं पल भर में ढह गईं। हालांकि शुरुआती ज़ॉम्बी से निपटना मुश्किल नहीं था, लेकिन वायरस के फैलने का तरीका बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। बार बार फैलने के बाद उसमें बदलाव, म्यूटेशन आने लगे, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था। बुद्धिमान ज़ॉम्बी और महाशक्तियों वाले ज़ॉम्बी चुपके NPCs सिर्फ रेडियो के जरिए ही बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे उस पुराने जमाने के सामान की जरूरत नहीं है। आसमान में मौजूद हजारों सैटेलाइट्स की मदद से मैं धरती को रियल टाइम में देख सकता हूँ। खिलाड़ियों की संख्या कम होती जा रही है। इस बार यह घटकर 30 रह गई है। आज नए साल का दिन है, लेकिन दुनिया में मेरे अलावा कोई भी जश्न मनाने के मूड में नहीं है। मैं प्रलय से पहले का आखिरी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देखते हुए अपना नए साल की शाम। मेरा परिवार कितना दुखी होगा। प्रलय के बीच कोई कितने भी आराम से क्यों न रह ले, वह अपने घर की गर्माहट की बराबरी कभी नहीं कर सकता। मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे हर हाल में एकमात्र विजेता बनकर उभरना होगा। मैंने अपनी तस्वीरें वर्ल्ड कोर्ट पर पोस्ट कर दी। मैं बस कल्पना कर सकता था कि जैसे ही गुस्से भरे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। नंबर 99 तो बड़े आराम से रह रही है। धत तेरे की, हमें तो एक निवाला गरम खाना भी नसीब नहीं हो रहा और उसे तो पूरी मेज भर के पकवान मिल रहे हैं। मेरी सलाह है कि अगर मुझे तुम मिल गए तो मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इंटरफेस से बाहर निकलकर मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया ताकि उन 30 खिलाड़ियों की प्रोफाइल देख सकूं जिन्हें मैंने इकट्ठा किया था। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि प्रलय आने से बहुत पहले ही पूरी दुनिया मेरे मुखबिरों से भरी हुई थी। मेरे भाड़े के सैनिकों ने इन खिलाड़ियों का, जो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, ठीक ठीक पता लगाया था और उन पर लंबे समय तक नजर रखी थी। मैं हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरियों को पैसों से ही दुनिया चलती है और प्रलय के समय भौतिक संसाधन ही सबसे असरदार मुद्रा का काम करते हैं। दुनिया इस समय 3 मुख्य गुटों में बांटी हुई है। पहला गुट सेना का है। उनके पास हथियारों का एक जबरदस्त जखीरा है और उनके अड्डे लगभग अभेद्य किले हैं। कोई यिंगरुई ने माइंड कंट्रोल, मन पर नियंत्रण की शक्ति से इस गुट की कमान अपने हाथों में ले ली। दूसरा गुट ज़ॉम्बीज का है। उनके बीच से एक ज़ॉम्बी किंग पहले ही उभर चुका है। तीसरा गुट गैंग है। दुनिया के खत्म होने से बहुत पहले ही प्लेयर 128 दुनिया के सबसे खतरनाक और अराजक देशों में से एक में घुसपैठ कर चुका था, जहां उसने अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां के स्थानीय अंडरवर्ल्ड को अपने काबू में कर लिया था। प्लेयर 128 के नेतृत्व में गैंग ने आम नागरिकों को अपना शिकार बनाकर धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई। बाकी बचे 26 खिलाड़ियों ने खुद को इन 3 मुख्य गुटों में से किसी एक के साथ जोड़ लिया है। मैंने अपने पेन से नंबर 128 के अवतार पर मैं तुमसे शुरू करूंगा। अभी 30 खिलाड़ी जीवित हैं। अब खेल की कठिनाई बढ़ जाएगी क्योंकि हम तीसरे चरण अत्यधिक शीत महाद्वीप में प्रवेश कर रहे हैं। किसी ने तुरंत अपना आपा खो दिया। प्रलय शुरू हुए 1 साल और 5 महीने बीत चुके हैं। लोगों के पास खाना खत्म हो गया है और अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो। इस ग्रह पर हर कोई मरेगा। लियू रुयान ने चुपके से, जब वह समय आएगा
तो पूरी धरती पर सिर्फ ज़ॉम्बी ही जिंदा बचेंगे और मैं भी जिंदा रहूंगा। मुझे ठुकराने का तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा। उसने ज़ॉम्बी किंग के साथ अपनी एक तस्वीर भेजी। ज़ॉम्बी किंग जितनी ज्यादा एनर्जी सोखता वह उतना ही ज्यादा इंसानों जैसा बनता जाता। फिर भी फिर मैं तुम दोनों प्रेमियों को सीधे परलोक भेज दूंगा। पूरी दुनिया में कड़ाके की ठंड फैल गई। यहाँ तक कि एक उष्णकटिबंधीय द्वीप पर होने के बावजूद मुझे भी इसका असर महसूस हुआ। जाहिर है इस अपोकलिप्स ऑनलाइन गेम के संदर्भ में कोई भी प्राकृतिक तर्क लागू होने की उम्मीद नहीं कर सकता। फ्यूचर आइलैंड पर एक जबरदस्त बर्फीला तूफान आया और इसका सबसे पहला शिकार हवाई पावर ग्रिड बना। तूफान के भारी दबाव के कारण ग्रिड ढह गया, जबकि हवा और ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों को भी भारी नुकसान। अंदरूनी तनाव बढ़ता गया और झगड़े कभी न खत्म होने वाले बन गए। अलौकिक शक्तियों वाले खिलाड़ी एक एक करके मरने लगे। मैंने वर्ल्ड विंडो के जरिए मैंने तुम्हारी जमीन पर बहुत सारा सामान खरीदा है। एक बार जब तुम उसे सुरक्षित कर लोगे तो तुम जीव। नंबर 128 ने मुझे बहुत जल्दी जवाब दिया। तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मैं चाहता हूं कि तुम ज़ॉम्बी नेटवर्क का सामना करो। मैंने वैज्ञानिकों की जो टीम बनाई है उसने ज़ॉम्बीज के लिए एक एंटीडोट दवा तैयार कर लिया है। बस उसे ज़ॉम्बीज पर स्प्रे करने से वे गायब हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरी अपनी शारीरिक क्षमता सीमित है। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ज़ॉम्बीज का झुंड जितना बड़ा होगा, मेरी सप्लाई चाहे वह कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगी। ऐसे में प्लेयर 101 जो ठीक ज़ॉम्बी किंग के बगल में खड़ा है ही आखिर में विजेता बनेगा। ज़ॉम्बी किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। सब्जेक्ट 128 का भरोसा जीतने के लिए मैंने भाड़े के सैनिकों की एक टीम को ज़ॉम्बी का एंटीडोट और साथ में जरूरी सामान की एक खेप पहुंचाने के लिए भेजा। सब्जेक्ट 128 को लालच आ गया। आखिर अगर दुनिया में सिर्फ मैं और वही 2 लोग जिंदा बचे थे तो वह मुझे आसानी से मार सकता था। उसकी नजर में मैं सबसे कमजोर खिलाड़ी था, इसलिए मेरे साथ गठबंधन करना निस्संदेह उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। एंटीडोट ले जाते हुए वह लियू रुयान के चारों ओर चादरें ठीक से ओढ़ाना नहीं भूला। कमरे में आग जल रही थी, सब कुछ उसी के लिए किया गया था। आसमान से बर्फ के कणों में मिला हुआ जहर, नाशक, एंटीडोट की भारी मात्रा बरस पड़ी जिसने पूरे इलाके को ढक लिया। जहर नाशक के संपर्क में आते ही ज़ॉम्बीज दर्दनाक चीखें मारने लगे और तेजी से पिघलकर खून के तालाबों में बदल गए। ज़ॉम्बी किंग को जबरदस्त गुस्सा आ गया। वह नीचे कूदा और अपनी ताकतवर ज़ॉम्बी किंग ने पाया कि वह अपनी कलाइयां उठाने में पूरी तरह असमर्थ है। कई खिलाड़ी उसकी ओर लपके, जिससे किंग के गले से एक भारी सीटी जैसी दहाड़ गूंज उठी। अंधेरे से ज़ॉम्बियों के झुंड बंदरों जैसी फुर्ती से आगे बढ़ते हुए खिलाड़ियों पर टूट पड़े और एक ही वॉर में उनकी गर्दनें काट डाली। सब्जेक्ट 128 ने एक बार फिर अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। गुरुत्वाकर्षण बलों से टूटकर अलग हुई एक विशाल गगनचुंबी सब्जेक्ट 128 ने अपनी एक उंगली हिलाई और लियू रुयान के पैरों के नीचे की छत तुरंत ढह गई। ठीक उसी पल ज़ॉम्बी किंग मलबे से कूदकर बाहर आया और लियू रुयान को थाम लिया। साथ ही उसके एक हाथ से खून की एक तेज धार फूटी जिसने सब्जेक्ट 128 को जकड़ लिया। सब्जेक्ट 128 पर घबराहट छा गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ज़ॉम्बी किंग के पास ऐसी क्षमता भी हो सकती है। ज़ॉम्बी किंग के हल्के से खिंचाव के साथ ही विषय संख्या 128 ने अपने पूरे शरीर में जहर नाशक दवाएं छिपा रखी थीं। चीची की एक धार ने उन पैकेटों को चीर दिया और फेंग कबीले के लोग उन जहर नाशक दवाओं को फेंकते हुए उसे घेरने के लिए आगे बढ़े। उसकी बाहों में लियू रुयान ने एक तीखी चीख मारी। वह बेबसी से देखता रहा जब ज़ॉम्बी किंग पिघलकर खून के एक ढेर में बदल गया। कितना घिनौना, दूर हटो। ज़ॉम्बी किंग की आंखों में पल भर के वह जान बचाने के लिए बेतहाशा दूर तक भागा, लेकिन जल्द ही वह बर्फ की एक दरार में गिर गया और उसका सिर फूट गया। इस बार उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। वैश्विक मंच पर 12 और खिलाड़ियों की मौत हो चुकी थी। मैंने अपनी नोटबुक में से उनके नाम एक एक करके काट दिए। अब सिर्फ एक ही विरोधी बचा था, चोई। मुझे हमेशा से पता था कि तुम्हारे पास भाड़े के सैनिक हैं, लेकिन वे हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे पास भले ही पैसा हो, लेकिन मेरे पास मिसाइलें, विमान वाहक पोत और लड़ाकू विमान हैं। तुम धरती पर कहीं भी छिप जाओ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा।
इस बीच महल में वापस आकर मैंने एक सख्त आदेश जारी किया। हालांकि चो यंग रियू की मानसिक हेरफेर की क्षमताएं जबरदस्त थीं, लेकिन उनमें एक जानलेवा कमी थी। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल आमने सामने ही कर सकता था। जब तक मैं अपने जमीन के नीचे बने बंकर में छिपा रहता, वह मेरे खिलाफ अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने में बेबस रहता। हालांकि मैंने उसके अगले कदम का अंदाजा नहीं। एक विमानवाहक पोत के लिए मैंने जिन चट्टानों को तैनात किया है, उनसे जरा भी खतरा नहीं है। जमीन के नीचे बने किले के खुले प्रवेश द्वार को निहारते हुए उसके चेहरे मुझे पसंद है। उसने अपने आदमियों को भारी हथियारों और गोला बारूद से दरवाजे पर जोरदार हमला करने के लिए भेजा। कई बार जोरदार गोलाबारी के बाद दरवाजा पूरी तरह से उड़ गया और उसके अंदर का रास्ता दिखाई देने लगा। मैंने तुरंत उसे एक वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट भेजी। उसने बड़े ही घमंडी और विजयी अंदाज में कॉल उठाया। उस घुप अंधेरे रास्ते में देखते हुए उसने ऐलान किया, अब दया की भीख मांगने के लिए बहुत। तुम्हें किसने बताया कि मैं फ्यूचर आइलैंड पर था? अपनी आंखें अभी उसके होठों से शब्द निकले ही थे कि फ्यूचर आइलैंड पर एक न्यूक्लियर वॉरहेड फट गया। कोई भी जीवित प्राणी अपनी नंगी देह से उस न्यूक्लियर धमाके की जबरदस्त ताकत को झेल नहीं सकता था। यहाँ तक बधाई, खिलाड़ी नंबर 1999 अकेला विजेता बनकर उभरा और उसने सफलतापूर्वक गेम पूरा कर लिया। कुई यिंगरुई के मातहतों में एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके पास एक खास काबिलियत थी। किसी तस्वीर को देखकर वह ठीक ठीक बता सकता था कि वह किस अक्षांश और देशांतर पर ली गई थी। एक ऐसी काबिलियत जिसे आमतौर पर काफी बेकार माना जाता था। फिर भी कुई यिंगरुई अपनी तेज अंतर्ज्ञान की बदौलत समझ गया कि वह असल में इस काबिलियत का अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। उसने मुझे अनगिनत बार वीडियो कॉल के अनुरोध भेजे। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि वह पूरा गैंग और जॉम्बी किंग दोनों ही पूरी तरह से खत्म नहीं हो गए, और फिर दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने के बाद मैंने जानबूझकर वह फोटो लीक की थी ताकि उसे फ्यूचर आइलैंड पर फंसा सकूं। उसे भेजने के तुरंत बाद ही मैं आइलैंड छोड़कर चला गया। सिस्टम, क्या तुमने? बेशक, सिस्टम ने मुझे जो इनाम दिया था वह कहीं भी टेलीपोर्ट होने का एक बार मिलने वाला मौका था। अपनी जरूरत का सामान साथ लिए मैं पलक झपकते ही और सचमुच एक स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया। हालांकि सिस्टम ने मुझे धरती पर वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं दिया था। मैंने इस इनाम को बचा कर रखा था, इसे बिल्कुल आखिर तक के लिए संजो कर रखा था। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि अब मैं आखिरकार घर जा सकता था। मैंने देखा कि मेरा शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा 1, 2, 3 मैंने छलांग लगा दी। मम्मी, पापा